contributed to the Ahuti or Yajna Arpanam of this Jnana Yoga, Jnana Yajna, which will continue till the point of accomplishment of Purnahuti. Now, this present session, I would like to take immense pleasure in inviting Mananiya Sri Suresh Soni Mahodaya, who is the Akhila Bharatiya Karyakarani Sadasya of Rashtriya Swayam Sevak Sangh. He is the thinker, guide, and philosopher, that is the Margadarshak for Swadeshi science movement of Bharat, that is Vijnana Bharati. I also take immense pleasure in inviting Professor Ganti Suryanarayana Murthy ji, National Coordinator IKS Ministry of Education and General Secretary of Vishwaveda Vijnana Sammelanam. I also take further pleasure in inviting our Professor Venugopalan Shankaranji, who is a Vedic scholar and head of the Department of Oriental Studies and Research, and also the convener of this Vishwaveda Vijnana Sammelana. I take immense pleasure in welcoming all of them. Now, I request Dr. Jejati Nayak Mahodaya, scientist from Department of Atomic Energy and Governing Council, member of Vijnana Bharati, to come and introduce Mananiya Suresh Soni ji. नमस्कार, माननीय सोनी जी, घंटी मूर्ति जी, वेणुगोपालन जी। ये संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं माननीय सुरेश सोनी जी का। माननीय सोनी जी 50 वर्षों से अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हैं। पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में वो प्रचारक निकले हैं। मूलतः इंदौर का रहने वाले थे प्रचारक से पहले, और संघ में विभिन्न गुरु दायित्व निर्वहन किए हैं, जैसे प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक जैसे गुरुत्वपूर्ण दायित्व में थे, और सहसर कार्यभार का दायित्व भी निर्वहन किए थे। अधुना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, और संगठन और संघ का विस्तार में जैसे उनका कौशल है, साहित्य सृजन में भी उनका सृजनता झलकता है। 10 से अधिक पुस्तकों का रचयिता है। देश विदेश में विभिन्न मंचों में भारतीय संस्कृति, भारतीय मनोविज्ञान, राष्ट्रीय शिक्षा दर्शन, भारतीय विज्ञान की उज्जवल परंपरा आदि विषय पर अपना उन्नत विचार व्यक्त करते रहते हैं। विभिन्न पत्र पत्रिका में उनका उद्बोधन सदा आता रहता है, और आज यह हमारा सौभाग्य है, हम उनका रचित एक पुस्तक हमारे पास उपलब्ध है। हम लोग जानते हैं कि भारतीय विज्ञान का उज्जवल परंपरा नामक पुस्तक का वो रचना किए हैं। उसमें से हमारा विज्ञान का जो उज्जवल परंपरा का विहंग अवलोकन है, और ये है हमारा सौभाग्य, हम उनको आज प्राप्त किए हैं। उनका संबोधन हमारे लिए आशीर्वचन जैसा है। मैं अनुरोध करता हूं माननीय सोनी जी से उनका अभिभाषण हमारे सम्मुख रखने के लिए। विज्ञान भारती द्वारा और शास्त्रा यूनिवर्सिटी, आईकेएस डिवीजन, इन सबके सहयोग से आयोजित इस चतुर्थ वेद विज्ञान सम्मेलन
कि इस सत्र में एक विषय पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखूं। विषय है वैदिक एंड मॉडर्न साइंसेस सिनर्जी फॉर बेटर वर्ल्ड। प्रसिद्ध हिस्टोरियन अर्नल्ड टाइनबी ने स्वामी घनानंद ने जो रामकृष्ण देव पर और उनकी मैसेज पर एक पुस्तक लिखी, उसकी प्रीफेस में वो टाइनबी ने लिखी थी। उसमें उन्होंने एक बात कही कि मानव जाति का जो वर्तमान युग में विकास की यात्रा है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो यूरोप ने लिखा है। क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी के अनेक इन्वेंशंस हुए, उसके कारण से ट्रेड के अंदर और जीवन के सभी विषयों के अंदर एक अभूतपूर्व एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तो कहते हैं कि इसका प्रथम अध्याय यूरोप ने लिखा, लेकिन आगे वो कहते हैं कि इसका अंतिम अध्याय ये भारतीय होगा। और फिर उसका महत्व प्रतिपादित करने के लिए वो कहते हैं कि यदि मानव जाति को अपना अंत अपने विनाश में नहीं करना है तो ये अंतिम अध्याय भारतीय होना ही होगा। मैं समझता हूं कि ये जो विश्लेषण है, तो आज का दुनिया का परिदृश्य और भविष्य और जो आज का विषय है, उसके लिए ये टाइनबी का जो विश्लेषण है ये बहुत सार्थक है। दुनिया चूंकि अखंड प्रवाह है तो कभी पीछे लौट के तो जाता नहीं है, और जब विविध विचारों का, सभ्यताओं का आपस में संघर्ष होता है तो उसमें से कुछ ना कुछ एक सिंथेसिस भी निकलता जाता है। यही एक मानव जीवन की, इतिहास की एक गाथा है। तो स्वामी विवेकानंद ने भी, जो उन्होंने वेस्ट को भी समझा, ईस्ट के तो वो अनुभूति थी ही उनको, तो वो भी कहते थे कि भावी जो विश्व है वह, उसका जो ये है वो ये इस पर निर्भर है। तो शब्द प्रयोग करते थे कि भाई ईस्ट और वेस्ट इनका मिलन होना चाहिए। इसी में एक और शब्द प्रयोग करते थे कि विज्ञान और अध्यात्म इनका मिलन होना चाहिए। एक और बड़ी चिंतक हो गई विमला ठकार जी, वो भी कहती थी कि 21वीं सेंचुरी में मानव जाति को यदि समग्रता में सुखी होना है तो ये विज्ञान और अध्यात्म इनका समन्वय ये अनिवार्य है। अब इस नाते से, चूंकि एक समय की मर्यादा है इसलिए उसी में बात पूरी करना है, तो मैं केवल एक संकेत के रूप में कुछ बातें रखने का प्रयत्न करूंगा। तो जब हम विचार करते हैं तो दो प्रारंभ बिंदु है। एक वेद काल से जो भारत की ऋषि प्रज्ञा ने मार्ग अपनाया रियलिटी को जानने का, और एक जो आधुनिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं, इसने जो मार्ग अपनाया। तो जब सिनर्जी की बात हम करते हैं तो थोड़ा हमको उसके पास्ट में जाना पड़ता है। तो दोनों के जो स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभ बिंदु है, दोनों रियलिटी की खोज चाहते हैं, लेकिन वो प्रारंभ बिंदु अलग है। वेस्टर्न साइंस ने विविधता जो है, डाइवर्सिटी, इसका एनालिसिस प्रारंभ किया।
और उसमें से यूनिफिकेशन की दिशा में यात्रा चली उसकी। इसलिए आप सब जो विज्ञान के हैं सब जानते ही हैं कि कुल मिलाकर पहले ऐसा माना गया कि 3 शब्द प्रयोग करते थे, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। फिर एलिमेंट टूट नहीं सकता, फिर पता लगा कि नहीं, एलिमेंट तो कई हैं, तो कोई 108, 114 ऐसी संख्याएं एलिमेंट्स की होती गई। फिर एलिमेंट के अंदर भी एक क्या है, उस खोज में मॉलिक्यूल आया। उसके अंदर भी एक क्या है, तो एटम आया। उसके अंदर भी एक क्या है, तो पार्टिकल्स आए। उसमें भी एक क्या है, तो क्वार्क्स की कल्पना आई। उसमें भी एक क्या है, तो फिर फोर्सेस की बात आ गई, स्ट्रॉन्ग, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और फिर इनका भी यूनिफिकेशन करना, इस दिशा में यात्रा चली। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि विविधता में से एकता की ओर खोज की यात्रा चली। भारत की दृष्टि दूसरी रही। हमारे यहाँ उन्होंने पहले एक को खोजा और इसलिए कहा कि पश्चिम की यात्रा बहिर्जगत की खोज से प्रारंभ हुई और भारत की ऋषि प्रज्ञा की यात्रा अंतर जगत की खोज से प्रारंभ हुई। इसलिए हमारे यहाँ पर जो प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, उसमें जो नासदी सूक्त है, तो ये जो कुछ हम जगत देख रहे हैं ये कैसे हुआ, तो ध्यान की गहराइयों में जाकर जो उन्होंने देखा, उसके लिए जो मंत्र है उसमें कि पहले कुछ नहीं था, तो ऋषि उसमें कहता है कि कामस तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत। सबसे पहले वो जो अस्तित्व है उसके मन में कामना उत्पन्न हुई, काम हुआ, मनसो उस एक संकल्प उत्पन्न हुआ। और वो जैसे ही संकल्प उत्पन्न हुआ तो जो एक रास्ता उसमें क्षोभ हुआ। और वो होने के साथ आगे उन्होंने कहा कि सतो बंधुम असति निरविंदन हृदय प्रतिष्ठा कवयो मनीषा। हृदय की गहराइयों में उन मनुष्यों ने ये देखा कि सतो बंधुम असति, अव्यक्त में से व्यक्त होने की प्रोसेस प्रारंभ हुई। जो फार्मलेस था उसमें से फार्म बनना प्रारंभ हो गए। और इसका परिणाम एक हुआ, ये दोनों प्रारंभ बिंदु का जो अंतर है उसका परिणाम ये हुआ कि वो कहते हैं वो एक ही जब अनेक होने लगा तो हमारे यहाँ कभी खंडित दृष्टि नहीं रही। वेस्ट की बाहर से यात्रा होने के कारण वो सारी खोज मैटर पर चली, इसलिए बियॉन्ड मैटर जो है वो विज्ञान की खोज की परिधि में आए ही नहीं। और इसलिए कंप्लीट वेस्टर्न साइंस के अंदर जो हम एक द्वंद्व देखते हैं मैटर और माइंड का, आज थोड़ा और आगे बढ़े हैं तो माइंड की जगह जरा कॉन्शियसनेस शब्द प्रयोग चालू हो गया है कि जो पदार्थ है और जो चेतना है ये, लेकिन वो भेद दृष्टि ये दोनों अलग अलग है। इसके परिणाम स्वरूप साइंस के सारे इन्वेंशन, सारी चीजों की जो रेंज है वो इस पदार्थ जगत तक केंद्रित हो गई। उसी को कैसा सोफिस्टिकेट कर सकते हैं, उसी को कैसा क्या कर सकते हैं, लेकिन उसमें से जो और परे का वर्ग है वो उसमें से बाहर हो गया। और उसी कारण से हम देखते हैं कि सारी की सारी इस प्रक्रिया के अंदर मानव है, प्राणी जगत है, वनस्पति जगत है, चेतना का है, इनका कहीं विचार नहीं होता है। और जब तक ये समग्रता में सोच नहीं आएगा तब तक कोई भी विद्या जो है वो परिपूर्ण नहीं हो सकती, कल्याणकारक नहीं हो सकती।
और इसलिए जो हमारे यहाँ ये थोड़ी यात्रा आगे बढ़ी, तो जब उन्होंने कहा कि उस एक से ही अव्यक्त से व्यक्त हुआ, तो जो भी है वो वही है, इसलिए उसको और थोड़ा स्पष्ट भाषा के अंदर यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, जिसको हम ईशावास्य उपनिषद कहते हैं, पहले ही मंत्र में ऋषि ने कहा कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत। ये जिसको हम चेतन कहते हैं, जिसको हम जड़ कहते हैं, जो कुछ भी है वो सब एक ही है, ईश्वरमय है। और फिर एक डिसिप्लिन उन्होंने बता दिया कि ये इसके अंदर जो चेतन है वो ग्रहण करने वाला है, और जो जड़ है उसमें से वो चीजों को ग्रहण करता है। इस संसार के जितने उपभोग हम करते हैं वो एक माध्यम है, और करने वाला जो है, तो अगर उसमें भी ईश्वर है, इसमें भी है, तो तुम्हारी दृष्टि कैसी होना चाहिए? तो कहा तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो। और दूसरा कहा कि सभी ईश्वर में है, तो दूसरे की लालसा मत करो। तो जब बेटर वर्ल्ड की बात हम करते हैं आज, तो चाहे मनुष्य हो, चाहे विकसित देश हो, वो केवल अपनी जीवन यात्रा के लिए दूसरे देशों का शोषण करते रहेंगे, दूसरे के संसाधन पर अधिकार की इच्छाएं करते रहेंगे, तो उसमें से निरंतर युद्ध, संघर्ष, यही सब निकलना है। बेटर वर्ल्ड कभी नहीं होगा। तो इस नाते से ये जो एक मौलिक प्रारंभ बिंदु है, इसकी विचार की जरूरत है। एक दूसरी बात है कि जब साइंस की जगत में विचार चलता है, तो सामान्यतः एक बात उसमें आती है कि 3 शब्द हैं जिनके बारे में हमेशा विश्लेषण करना पड़ता है: व्हाट, हाउ, व्हाई। अब आज का जो विज्ञान है वो 2 का तो उत्तर दे देता है। कोई भी चीज हो, व्हाट क्या है ये, और ये ऐसी है, तो हाउ वो क्या लॉ है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है जिससे ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बस यहाँ आके गाड़ी रुक जाती है। तीसरा जो है भाई, ये सब का पर्पज क्या है? पर्पज लेस कोई भी इन्वेंशन जो है वो विनाश का ही कारण बनेगा। अब ये भाई का अगर उत्तर देना है, तो ये केवल मैटर के लेवल से नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि ये भाई का अगर उत्तर लेना है, तो अध्यात्म इसका उत्तर दे सकता है। कोई भी चीज है वो क्यों, इसका हेतु क्या है। इसलिए सारी वैदिक ट्रेडिशन में आप देखेंगे कि विषय कोई सा भी हो, शास्त्र कोई सा भी हो, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, उसका अंतिम पर्पज एक ही है। रिचुअल्स करेंगे तो कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए। चाणक्य अर्थशास्त्र लिखेगा तो ये किसके लिए? तो ये अंततोगत्वा धर्म के लिए, शुभ के लिए। आयुर्वेद की रचना की जाएगी तो किसके लिए? तो अंततोगत्वा ये लोक कल्याण के लिए, धर्म के लिए। तो भारतवर्ष के अंदर कोई भी विद्या है, कोई भी कला है, कोई भी चीज है, ये जो भाई है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बारे में डिटेलिंग नहीं हुआ। अगर एग्रीकल्चर का विषय होगा तो पाराशर ने एक शास्त्र ही लिखा उसके ऊपर, या स्थापत्य का विषय होगा तो कितने ही आपको उसके संदर्भ मिलेंगे। यंत्रों का विषय होगा, रचनाओं का विषय होगा, तो सम्रागण सूत्रधार से लेकर के मय संहिता से लेकर के बहुत सी स्पेसिफिक रचनाएं हुई, लेकिन हर एक में ये अनुस्यूत है कि पर्पज क्या है। और इसलिए जब हम विचार करते हैं, तो ये विचार करना पड़ेगा कि व्हाट और हाउ पर्याप्त नहीं है, भाई इसका भी एक सदैव उत्तर चाहिए। और ये अगर हम नहीं करेंगे, तो स्लोगन्स भले ही देते रहे, वर्ल्ड पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एक स्वर्ग भरी दुनिया के स्वप्न देखते रहेंगे, लेकिन अंत उसका नाइटमेयर में ही होगा। क्यों? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिस
साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इन सब के कारण जो दुनिया भर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज आया, तो डेवलपमेंट हुआ। लेकिन ये डेवलपमेंट किस टाइप का है? तो 1996 में यूएन की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आई थी, तो उसमें जो आज का डेवलपमेंट है उसके लिए 5 शब्दों का प्रयोग किया गया। ये डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन ये कैसा है? तो कहता है ये जॉबलेस है, ये वॉइसलेस है, ये मर्सीलेस है, ये रूटलेस है, ये फ्यूचरलेस है। जब कुछ डेवलप करते हो तो किसी को विस्थापित करते हो, अपनी जड़ से उखड़ जाता है। और जिस ढंग से सारी चीजें चल रही हैं कि नेचर के रिसोर्सेस का ग्रीड के कारण अंधाधुंध दोहन करना, तो आने वाली पीढ़ी को क्या होगा? हमारे यहाँ ऐसा कहते थे कि भाई आप ऐसे काम करो कि आपके बाद वाली पीढ़ी आनंद से जी सके। तो ये जो प्रश्न है, इसके कारण का फ्यूचरलेस, और इसलिए हो रहा है कि चहुं और विकास हो रहा है, लेकिन मनुष्य पिछड़ता जा रहा है। और ये दोनों को एड्रेस अगर नहीं करेंगे तो उसमें से मार्ग निकलेगा नहीं। और ऐसे समय के अंदर जो वैदिक दृष्टि है वो एक दिशा देती है, और जो सही चिंतन करते हैं उनके मन में भी ये बातें आती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पूर्व में ही होता है। तो मैं एक 2-3 उल्लेख खाली करता हूं। हम सबने कई बार सुना है कि आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि साइंस जो प्लेटिनम को डिनेचर कर सकता है, लेकिन ये जो ह्यूमन हार्ट है, इसके अंदर जो इविलनेस है, लोभ है, लालच है, बाकी है, इसको साइंस डिनेचर नहीं कर सकता। और जब तक इसको डिनेचर नहीं करेंगे तो सारी स्किल, सारी चीजें हैं, वो किस मतलब की रहेगी? और ये अगर करना है तो जो आज प्रॉब्लम है कि जो हमको दिख रहा है वही सत्य है, तो जो लैब में सिद्ध हो सकता है, जो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट में आता है या सेंसेस से हम जिसको, वही सत्य है। इसके बियॉन्ड है वो सब सूडो साइंस है। ये दृष्टि बदलना पड़ेगी। और इसलिए आइंस्टीन ने एक बार और ये कहा था कि जब उनसे पूछा कि रियलिटी क्या है, तो वो कांट से प्रभावित थे। लेकिन कुल मिला के हम जो भी सोचते हैं वो भी तो आखिर दिक और काल में ही है ना। स्पेस टाइम कंटिन्यूएशन है, इसी में ही तो सब कुछ है जो कुछ भी है, और रियलिटी इसके परे है। और जो इंटेलेक्ट कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, सेंसेस कहते हैं, इनकी रेंज जो है वो यहीं तक है। तो आइंस्टीन का वाक्य था कि वी शुड हैव जंप आउट ऑफ आवर ओन माइंड, thus the physics of the 20th century seek to be admitted into the border of metaphysics। ये एक पॉइंट है जहां हमको यहां से उधर जाने के लिए मन बनाना पड़ेगा। एक बार जिसने वेब मैकेनिक्स दिया, इरविन श्रोडिंगर, उनकी एक छोटी किताब है व्हाट इज लाइफ। वो भी इसकी तरफ थोड़ा संकेत करते हैं कि अब टाइम है ऐसा। तो कहते हैं अवर प्रेजेंट वे ऑफ थिंकिंग नीड्स टू बी अमेंडेड, और आगे मजेदार वाक्य कहते हैं, परहैप्स बाय ए बिट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम ईस्टर्न थॉट। किसी ने और उसमें आगे जोड़ा था, है काई के लिए? तो बोले टू सेव वेस्टर्न साइंसेस फ्रॉम स्पिरिचुअल एनीमिया। ये ट्रांसफ्यूजन क्यों जरूरी है? तो कुछ उससे हम लेकर के चले। उसमें एक प्रयोग प्रारंभ हुआ, लेकिन नेचुरल साइंस से आगे नहीं बढ़ पाया वो। जब 1962 में थॉमस कुन की द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन किताब आई, और तब दुनिया भर के अंदर एक शब्द बहुत प्रचलित हुआ, पैराडाइम शिफ्ट का। और पैराडाइम शिफ्ट में यही कहा गया कि पैराडाइम शिफ्ट यानी क्या है? तो फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमारी समझ एक नहीं होना,
और दूसरा एक्सपेरिमेंटल साइंसेस के अंदर जो आज तक हम पैरामीटर्स और बाकी बना करके चल रहे हैं, इनके अंदर भी फंडामेंटल समझ में चेंज आना। लेकिन कुल मिलाकर ये जो शिफ्ट है ये केवल फिजिकल साइंसेस तक सीमित रहा, इसके बियॉन्ड नहीं गया। जबकि पैराडाइम शिफ्ट अगर होना था तो ये जो अभी तक की दृष्टि है कि मैटर और कॉन्शियसनेस अलग है, अगर और यूनिफिकेशन में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहीं जाना पड़ेगा। मुझे याद है भवंस जर्नल में एटॉमिक आयोग के चेयरमैन रहे डॉक्टर राजा रमन्ना का एक लेख छपा था शंकराचार्य पर, शायद 1987 की बात होगी। तो उसमें उन्होंने यही कहा कि विज्ञान यूनिफिकेशन में चला, फिर ये जो प्रारंभ में मैंने उल्लेख किया मैटर से लेकर फोर्सेस तक, और फिर उन्होंने कहा कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और स्ट्रांग इनका लगभग हो गया है, एक ही बचा है ग्रेविटेशन। और जिस दिन ग्रेविटेशनल फोर्स का एकीकरण हो जाएगा, तो उन्होंने उस समय लिखा था उस दिन फिजिक्स का एंड हो जाएगा। लेकिन फिर वो कहते हैं आगे, लेकिन क्या यूनिफिकेशन पूरा हो जाएगा? तो बोले नहीं, वो होने के बाद फिर प्रश्न आएंगे कि कल्पना क्या है, इच्छा क्या है। गाइडेड मिसाइल एक दिशा में जाती है, लेकिन एक छोटा कीड़ा अचानक दिशा बदलता है, वो कौन सी पावर है? और तब फिर उन्होंने कहा है कि तब यहां आकर के आपको शंकराचार्य मतलब क्या, कुल मिलाकर जो वैदिक ट्रेडिशन है उसी को उन्होंने व्यक्त किया। वहां आना पड़ेगा जहां वो कहते हैं कि अस्तित्व के 3 स्तर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और तीनों की 3 अवस्था हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और इनको रन करने वाली जो फोर्स है वो केवल जितनी फिजिकल फोर्सेस आज हम कह रहे हैं वो अगर हो भी गई तो वो क्रिया शक्ति का एकीकरण होगा। लेकिन फिर इसके आगे ज्ञान शक्ति है, फिर उसके आगे इच्छा शक्ति है। तो 3 अवस्थाएं हैं, 3 शक्तियां हैं, और इन सब का एक समग्र समन्वय एक ब्रह्म तत्व के अंदर भारतीय मनीषा ने किया। और इसलिए यहाँ डाइवर्सिटी है, लेकिन वो अलग अलग नहीं है, वो एक का ही मैनिफेस्टेशन है। और जब ये दृष्टि आएगी तब जीवन की सारी चर्याएं, मैं कुछ भी सोचूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, मैं कुछ भी इन्वेंशन करूंगा, तो ये इसका पर्पज क्या है, इसका हेतु क्या है, मैं उसका ध्यान रखूंगा। और इस नाते से इसका एक विचार करने की आवश्यकता है। और इस दिशा के अंदर जब हम विचार करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने जो वैदिक परंपरा ने एक दिशा दी है, तो उस बात की ओर एक विचार की प्रक्रिया को आगे एक ले जाना पड़ेगा। तो गीता में कहा कि भाई अनेक शास्त्र हैं, अनेक शाखाएं हैं, अनेक प्रकार हैं, लेकिन उनका मूल क्या है? तो मूल एक ही है। इसलिए 15वें अध्याय में जो भगवान कहते हैं कि ऊर्ध्व मूल मगध शाखा, जो रूट है वो मूल ऊपर है, उसी से सब। तो वो जो मूल है वो अध्यात्म है, वो अनुभूति है, वो एक तत्व है, ये जो अनुभूति और दृष्टि है। और फिर मगध शाखा, फिर जितनी आप डिसिप्लिन्स कहते हैं वो सब भिन्न भिन्न शास्त्र हैं, फ्रॉम लिटरेचर टू हार्डकोर साइंसेस तक। इन सब के अंदर हर एक का अपना अपना प्रकार है। जैसे बॉडी के अंदर हर अंग की अपनी अपनी विशेषताएं, अपनी अपनी कार्य विधि है, लेकिन अंतःप्रवाह, संपूर्ण शरीर एक संवेदना का अनुभव करता है, एक चेतना का अनुभव करता है, और इसलिए कुछ भी होने पर एक साथ रेस्पॉन्ड करता है, वहां डिफरेंट नहीं करता है। हमारी प्रॉब्लम है आज की मेडिकल साइंस के अंदर भी जो है, पांव का डॉक्टर अलग है, आंख का डॉक्टर अलग है, और अब तो इतना आ गया कि आंख वाले के पास भी जाओ कि भाई लेफ्ट की है कि राइट की है। इतने क्लासिफिकेशन से जिंदगी चलेगी क्या?
तो चाहे मनुष्य का स्वास्थ्य हो या बिजनेस हो या सोसाइटी हो, तो ये कंपार्टमेंटल इसलिए यूएनओ के अंदर आए कि आज की सारी ट्रेजेडी की जड़ क्या है। तो एक वाक्य प्रयोग उन्होंने किया था कि द डिस्टॉर्टेड विजन ऑफ मैन एंड यूनिवर्स इसका मेन काज है। और ये डिस्टॉर्टेड विजन ऑफ मैन एंड यूनिवर्स अगर बदलना है तो उसके लिए माध्यम यह वैदिक दृष्टि बनती है। और इस नाते से हमको इसका एक विचार करते हुए, और ये अगर करना है तो एक और फिर हमको इसके साथ में सोचना पड़ेगा। आज का जो विषय रखा, कभी कभी होता है नहीं, जिस दुनिया में जी रहे हैं वैसे शब्द लेना पड़ते हैं। तो इसमें शब्द डाला है कि वैदिक साइंसेज और मॉडर्न साइंसेज की सिनर्जी। ये सिनर्जी शब्द ही गड़बड़ है, क्योंकि जब आप सिनर्जी कहते हैं सो दो टू डिफरेंट आइडेंटिटी, ये दोनों मिलके कैसे चल सकते हैं ये खोजना। तो वो किसी पॉइंट तक ही हो पाएगा। तो पहली तो जो आवश्यकता लगती है कि आज विज्ञान जगत के अंदर एक बड़ी बहस चलाने की जरूरत है। अगर ये सिनर्जी शब्द वर्तमान के लिए प्रयोग कर लेता हूं मैं, लेकिन इसको अगर उसमें ले जाना है तो जो मैंने थॉमस कुन्न का पैराडाइम शिफ्ट का उल्लेख किया, वो किताब तो उसने 62 में लिखी थी, लेकिन 2015 में रिट्रोस्पेक्टिव ऑन कुन्न, ये मार्टिन कोहेन ने एक उसका एनालिसिस किया और उसने कहा कि भाई आखिर को ये क्या है। तो उसमें वो अच्छा शब्द प्रयोग करता है, वो कहता है कि द नोशन ऑफ द पैराडाइम शिफ्ट एज ए काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल वायरस। ये पैराडाइम शिफ्ट क्या है, तो कहता है कि काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल वायरस स्प्रेडिंग फ्रॉम हार्ड साइंस टू सोशल साइंसेस एंड ऑन द आर्ट एंड इवन एवरी डे पॉलिटिकल एंड अदर्स एक्टिविटी आल्सो। और इस नाते से मुझे लगता है कि विज्ञान जगत के अंदर एक दृष्टि की जो आपकी परिधि में नहीं आ रहा है वो अनसाइंटिफिक है, ये सोच बदलना पड़ेगी। मैंने पैरामीटर बनाए, इसमें अगर आप फिट है तो आप साइंटिफिक है और नहीं है तो आप अनसाइंटिफिक है। ये जो माइंडसेट बन गया है ये भी अनसाइंटिफिक है। और इसके लिए उचित विज्ञान दृष्टि क्या हो, तो एक घटना का मैं उल्लेख करता हूं। जब अहमदाबाद का गांधीनगर की तरफ जब पहला अक्षरधाम बना तो उसके इनॉग्रेशन के लिए नानी पालकेवाला आए थे। तो ये द्वंद्व तो पुराना है विज्ञान अध्यात्म का। तो पालकेवाला ने कहा कि जो तुम्हारे पैरामीटर्स में नहीं आ रहा है, लेकिन वो नहीं है ऐसा नहीं है, वो भी सत्य है, उसको समझने की दृष्टि चाहिए। तो उन्होंने एक संस्मरण बताया कि वे और होमी भाभा ये दोनों अच्छे मित्र थे। तो बोले हम दोनों एक बार पूना गए। तो पूना में जिस सज्जन के यहाँ रुके थे, तो मैं वकील और वो साइंटिस्ट, तो उनको पता नहीं क्या लगा। तो बोले देखो यहाँ से एक 25 किलोमीटर दूर गांव में एक आदमी वो चमत्कार दिखाता है, तो आपको मैं ले चलता हूँ। अब ये दोनों मना करे, हम बोले लॉजिक में चलते हैं। वो कहे मैं साइंस वाला हूँ, चमत्कार क्या मेरा उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अब जिसके घर गए थे उसका बहुत आग्रह था, तो बोले हमने मान लिया। तो दोनों हम साथ गए। वो 25 किलोमीटर गांव में लगे। गांव में चौक था, उस सामने मकान था। तो उस चौक में कोने पे हम दोनों को इकट्ठा कर लिया और वहां से लगभग करीब एक 250 मीटर का अंतर होगा मकान का। वो सज्जन वहां मकान में गया, उसमें से वो तो उस गांव का एक आदमी बेचारा डरता डरता, ये दोनों सूटेड बूटेड, दूर से देखा। तो फिर इसने उसको कहा कि इनको चमत्कार दिखाओ। तो वो थोड़ा संकोच करने लगा, फिर बहुत आग्रह किया। तो उसने कहा ठीक है। तो वहीं से चिल्ला के बोला तुम्हारे जेब में कुछ पैसे हैं क्या? तो पालकी वाला ने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा निकालो। तो बटुआ निकाला उन्होंने। तो बोले उसमें से कोई एक नोट निकालो। अब उसको तो दिख नहीं रहा वो 250 मिनट। तो उसने पालकी वाला ने एक नोट निकाला।
और फिर उन्होंने कहा रख दो इसको। नोट निकाला, रख दिया बटुए में, वापस रख दिया। उस आदमी ने वहां पे एक कागज लेके कुछ लिखा और ये जो पुना के सज्जन लेके इनको दिया कि उनको दे दो ये। वो कागज का टुकड़ा लेके वहां आया यार, होमी बाबा के सामने जब उस टुकड़े को खोला तो जो नोट निकाला था कि पालकी वाला ने, उस पे जो नोट का नंबर था वो नंबर लिखा हुआ था उसके ऊपर। जो बाहर निकाला था अंदर गया वो लिखा हुआ था। जब ये हुआ तो पालकी वाला ने, जो मैं उदाहरण दे रहा हूं इसलिए कि दृष्टि कैसे होना चाहिए, तो पालकी वाला ने होमी बाबा को पूछा कि बाबा तेरा साइंस क्या कहता है इस पे। तो बाबा ने कहा कि देखो पालकी वाला, मैं इसको नकार तो नहीं सकता और इसमें कोई फ्रॉड भी नहीं है, कुछ ये भी नहीं। क्यों? ये मेरे सामने हुआ है, इसलिए मैं इसको नकार नहीं सकता। और फिर उन्होंने वाक्य कहा, उसका भाव ये था कि मेरे विज्ञान को अभी उस स्तर तक पहुंचना बाकी है जब वो ये बता सके कि ये कैसे घटित हुआ। तो ये जो साइंटिफिक दृष्टि है कि हम एवरीथिंग, कोई भी चीज है जो हमारे परिधि में नहीं आ रही उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ये टेंडेंसी अगर साइंस में रही तो मुझे लगता है कि ठीक है, हाँ आप उसको 100% प्रूव मत मानो, अदरवाइज हमारा उसके बारे में सोचने का दरवाजा ही बंद हो जाता है। ये नॉन साइंटिफिक है। तो इस नाते से एक विज्ञान जगत के अंदर जितने सब्जेक्ट्स हैं इनके संदर्भ में आना पड़ेगा और एक ना एक दिन तो आखिर उसी जगह जाना पड़ेगा। वो जिद्दू कृष्णमूर्ति और डेविड बोम की चर्चा चल रही थी, तो डेविड बोम, तो जिद्दू ने ऐसे पूछा कि अच्छा बताओ ये यूनिवर्स से इसके बियॉन्ड क्या है, तो बोम ने कहा एनर्जी। तो फिर कृष्णमूर्ति बोले कि बियॉन्ड एनर्जी क्या है, तो बोम ने कहा कि एम्पटीनेस। तो उसने कहा बिहाइंड एम्पटीनेस क्या है, तो बोम बोला कि इजनेस। और फिर उसने एक वाक्य प्रयोग किया, द ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस। एक ऐसा ग्राउंड है जहां से जितने आप द्वंद्व कहते हैं वो सब एक जगह से निकलते हैं। आप अच्छा कहते हैं, आप बुरा कहते हैं, आप पाप कहते हैं, आप पुण्य कहते हैं, आप मैटर कहते हैं, आप माइंड कहते हैं, लेकिन उन सब का उद्गम स्थल एक है। इसी को वैदिक ऋषियों ने कहा है कि एक ही तत्व अनेक रूपों के अंदर व्यक्त हुआ है। और इसको जब मानकर हम चलते हैं तो चाहे सोसाइटी हो उसमें कितने भी सेगमेंट्स होंगे, लेकिन अंततोगत्वा हम एक है, हमारी संवेदना एक है, ये दृष्टि आएगी। एक फैमिली है, उसमें अलग अलग स्वभाव होंगे, लेकिन एक का ही अगर मैनिफेस्टेशन है तो ऑटोमेटिकली हम एक दूसरे के पूरक बनेंगे। एक मनुष्य भी अगर है तो उसमें भी जो प्रॉब्लम है कि उसकी बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, इनका तालमेल नहीं रहता है। वो दृष्टि आएगी तो वो भी उसमें से निकलेगा। और इस नाते से आप भारतीय प्रज्ञा का, मैं उसमें नहीं जाता हूं, समय भी होने वाला है, तो उसकी का विवेचन जब आप करेंगे तो चाहे आप आयुर्वेद को पढ़ लीजिए, चाहे आप स्थापत्य शास्त्र को पढ़ लीजिए, चाहे आप विमान शास्त्र को पढ़ लीजिए, चाहे आप कृषि शास्त्र को पढ़ लीजिए, किसी भी विषय के अंदर आप देखेंगे तो आपको ये जो अंतर प्रवाह है कि उसमें अध्यात्म मिलेगा, उसमें विज्ञान मिलेगा, उसमें सामाजिकता मिलेगी, उसमें कला और सौंदर्य मिलेगा। हमारे यहाँ कभी भी आर्ट और सौंदर्य बोध जो है और विज्ञान जो है, विज्ञान कोई शुष्क दुनिया नहीं है खाली। तो ये जो एक समग्र दृष्टि है जिसकी ओर वर्तमान समय के अनेक साइंटिस्टों ने भी संकेत किया, लेकिन उधर गाड़ी आगे बढ़ी नहीं। थोड़ा बहुत कापरा वगैरह ने भी ताओ फिजिक्स और टर्निंग पॉइंट और हिडन कनेक्शन, वेव ऑफ लाइफ, उसमें बहुत कुछ प्रतिपादन करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो आज भी साइंटिफिक जगत के अंदर मेन डिस्कोर्स नहीं है। मैं समझता हूं कि इस दिशा में आगे बढ़ना है तो वैदिक विद्वान जो है अपनी चीजों की युगानुकूल व्याख्या के लिए वैज्ञानिक जगत की जो परिभाषाएं, दिशा हैं, उसको भी वो समझें। और विज्ञान जगत के वैज्ञानिक जो हैं, ये जो हमारा प्राचीन सारा वांग्मय है, उसकी जो प्रक्रिया दृष्टि, इसको समझें। इस दिशा के अंदर एक लगातार परस्पर संवाद, कुछ प्रयोगों की प्रक्रिया का अगर प्रारंभ होगा
तो उसमें से मुझे लगता है कि एक समग्र ज्ञान, जिसको हमारे प्राचीन वाङ्मय में परा कहा, विद्या कहा, संभूति कहा, असंभूति कहा, गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा, या शंकराचार्य ने वस्तु तंत्र पुरुष तंत्र कहा, ये दोनों का, या आज की भाषा में विज्ञान और अध्यात्म हम कह लें, इनके समन्वय में से एक समग्र मानव, एक समग्र परिवार, एक समग्र समाज, मानव समाज, और केवल मानव समाज अपने ही कल्याण के लिए नहीं, तो संपूर्ण सृष्टि के चर अचर जीव मात्र के लिए कल्याणकारी बन सके, इस दिशा के अंदर आगे आने वाले समय के अंदर एक दिशा का अगर निर्धारण करना है, तो ये वैदिक जीवन दृष्टि, वैदिक साधना पद्धति, वैदिक विश्लेषण और आज का विज्ञान, यह धीरे धीरे दो अलग न रहकर एक ही बिंदु पर पहुंचे, उस दिशा में जाना पड़ेगा। और ये चतुर्थ सम्मेलन इस दिशा के अंदर आगे कदम बढ़ाने के लिए हम सबके लिए प्रेरणादायक बने। परमात्मा इसके लिए हमको सामर्थ्य और आशीर्वाद दे। इतना ही निवेदन करते हुए 3-4 मिनट थोड़े ज्यादा ले लिए मैंने, उसकी माफी मांगते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। Sadaram dhanyavadaha Mahodaya. Today our 6th session has well begun with the learnings of Vividhata mein Ekta, Samagrata ka soch aur drishti, how the Vedic and modern sciences have synergies. Punaha dhanyavadaha Mahodaya. Sadaram pranamaha cha. Now I request Professor Ganti Suryanarayanamurthy Mahodaya and Professor Venugopal Mahodaya to felicitate our Mananiya Suresh Soniji.